तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जे एडवांस के मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर के जे एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है इसमें। इतना करने के बाद आपको जे एडवांस के क्वेश्चन से डर लगना कम हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंट आपको आ जाएगा कि आप जे एडवांस के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप थोड़ी देर के लिए उसे पॉज करना है और अपने आप से ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। Let Mn and be two 3 by 3 matrices such that Mn is equal to Nm। सबसे पहली कंडीशन हमें क्या दी गई है? Mn is equal to Nm दी गई है, और उसके बाद दिया गया है M is not equal to N square and then M square is equal to N to the power 4। उसके बाद हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा तो चीज़ें नहीं दी गई है, बट हम लोग इसे ऑप्शंस को देखकर कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें करना क्या है, कि थॉट प्रोसेस क्या होगा, कि हमें शुरुआत क्या करनी है। तो सारे ऑप्शंस में एक चीज कॉमन दिख रही है कि एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर क्रिएट कैसे करना है। एक कंडीशन हमें दी गई है कि एम इज नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर। यहाँ से हमें रफली अंदाजा लग सकता है कि एम माइनस एन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, और हमें एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर क्रिएट करना है। तो हम एक चीज ट्राई कर सकते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी करके कुछ ट्राई कर सकते हैं इसमें, कि एम प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि ये वाली चीज ऑलरेडी हमें नॉट इक्वल टू 0 दी गई है। तो अगर हम एम प्लस एन स्क्वायर एम माइनस एन स्क्वायर को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ से एम स्क्वायर बनने का चांस है। ठीक है ना, एम स्क्वायर बनने का चांस है, और ये हमारे क्वेश्चन में भी ऐसे कुछ दिया गया है। तो एक हिंट हमें मिल सकता है कि यहाँ से हम लोग उठा सकते हैं एम प्लस एन स्क्वायर एम माइनस एन स्क्वायर। कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है ना, तो शुरुआत करनी क्या है कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, चारों में एम स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर जितने तरीके से पॉसिबिलिटी हो सकती है उतने तरीके से आपको बनाना है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि एम माइनस एन स्क्वायर का यूज करके कहीं ना कहीं से आप बना सकते हो, तो एक तरीका तो ये है। तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एम स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर एम माइनस में एन टू द पावर 4। ठीक, और एम स्क्वायर और एन की पावर 4 देखिए, एम स्क्वायर और एन टू द पावर 4 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये वाली चीज यहाँ पे हम लोग अगेन लिख देते हैं एन स्क्वायर एम माइनस एम एन स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे फंसना नहीं है, आपको बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। जितनी भी अपने पास कंडीशन दी गई है उसको आपको यूज करने का पूरा ट्राई करना है, कि यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं नहीं इसके आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं, एक बार आपको ट्राई करना है थोड़ा सा। जैसे यहाँ एन स्क्वायर एम है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो एन इंटू एन एम लिखा है, और यहाँ एम एन स्क्वायर लिखा है। ठीक, कोशिश करिएगा कि जब भी आप चीजों को यूज कर रहे हो, चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हो, तो एक बार कोशिश करिए कि एक ही साइड को आपको मैनिपुलेट करना है, दूसरे साइड को नहीं करना है। क्योंकि आप बीच में माइनस लगा है, हो सकता है कि ये कैंसिल हो जाए। अगर आप दोनों साइड को मैनिपुलेट कर देंगे या चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल होने के बजाय और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए एक साइड को चेंज करते रहना है, और जब चेंज होना बंद हो जाए तो आपको दूसरे साइड को चेंज करना है, अदरवाइज आपको वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एन एम हो गया, एन एम की जगह हम एम एन लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एम एन एन एम एन, और इस एन एम की जगह हम लोग अगेन एम एन लिख सकते हैं, तो ये एम एन करेंगे तो ये एम एन स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये वाला चीज यहाँ पर बन गया अगेन, तो इसीलिए मैं कह रहा था। और ये चीज आपको मन में बैठाया रहना है कि दोनों तरफ चेंज नहीं करना है, पहले एक साइड चेंज करना है फिर अगेन दूसरे साइड चेंज करना है अगर कुछ नहीं हो रहा है तो। ठीक, ये हो गया 0। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं कि हमें क्या मिल गया, एम प्लस एन स्क्वायर एम माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स 0। ठीक, अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एम स्क्वायर एम एन स्क्वायर। हमें तो यहाँ पे एम प्लस एन स्क्वायर मिल गया, अगर इसमें एम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर मिल जाएगा। और क्योंकि ये वाली चीज जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस वाली चीज को तो 0 होना ही पड़ेगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं एम प्लस एन स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। ये वाली चीज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये चीज हमने यहाँ पर देख ली थी। ठीक है, दूसरे स्लाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या है, m प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं m मैट्रिक्स से दोनों साइड, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इक्वल्स 0। तो ये इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इसका डिटरमिनेंट जो है उसका डिटरमिनेंट भी 0 आएगा। ठीक, इस हिसाब से हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसका डिटरमिनेंट 0 है। और थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा।
सेकंड वाला देखते हैं, देयर इज अ 3 by 3 नॉन जीरो मैट्रिक्स यू सच दैट एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर यू इज जीरो मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स यू एग्जिस्ट करेगा जो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो मैट्रिक्स देगा। तो ये वाली कंडीशन हमारी जो आई है इस पर थोड़ा गौर करते हैं फिर से, ठीक है ना। एम प्लस एन स्क्वायर एम माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये वाली चीज नॉट इक्वल टू जीरो है। जाहिर सी बात है, क्या ये एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर है, तो इसे हम लोग दोनों साइड एम से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। और यहाँ पे एम माइनस एन स्क्वायर, क्योंकि ये सिंगल एम से मल्टीप्लाई किए थे तो एक ही में हम लोग मल्टीप्लाई किए, ये हो गया। और ये नॉट इक्वल टू जीरो है, इस वाले के साथ एक नॉन जीरो मैट्रिक्स यू मल्टीप्लाई हो गया, मतलब नॉन जीरो कोई मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई होकर जीरो मैट्रिक्स दे रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा और इसको यू ये यू की तरह बिहेव कर जाएगा जो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा, ये वाला कि एक नॉन जीरो मैट्रिक्स यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए हमारा मल्टीप्लाई जो है एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर का जीरो हो जाएगा। और ये यू कह रहा है इस वाले केस में यू इज द जीरो मैट्रिक्स, पर यू तो जीरो मैट्रिक्स है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। ठीक, आई होप। लेट M be the 3 by 3 invertible matrix with real entries and let I denote the 3 by 3 identity matrix। आपको गिवन क्या है, हमें एक बार हम लिख लेते हैं, M इनवर्स इक्वल्स एडजॉइंट एडजॉइंट M, ठीक है। M इनवर्स इक्वल्स एडजॉइंट एडजॉइंट M। इस वाले में आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें अगर एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पता है, जो कि जाहिर सी बात है आप मेंस क्वालिफाई कर लिए होंगे अच्छे से, तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज आपको आती होंगी। तो एडजॉइंट की केवल प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। एक दो प्रॉपर्टी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ के ए के की पावर एन माइनस वन, एडजॉइंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ adjoint of a to the power k equals adjoint of a whole to the power k। ठीक है, ये बहुत ही बारीकी चीज है कि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी सारी तो सब लोग को पता होती है, पर ये वाली जो चीजें हैं ये सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। जैसे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है, इसमें एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है ना। तो पहले हम अपने क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि एम इनवर्स इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ एम लिखा है, तो हम लोग को चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसी का यूज करके इसमें ये चेक करना है कि इसमें कौन सा हमेशा ट्रू होगा, हमेशा। तो हमेशा वही ट्रू होगा जो इसको इसको इसमें चेंजेस लाने के बाद जो भी रिजल्ट आते हैं, जो भी इसमें मैनिपुलेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आते हैं, उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, रैंडम हम लोग कोई ऑप्शन उठा के अगर चेक करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ट्रू ही होगा। इसलिए कोशिश करिएगा इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा ट्रू होगा। तो यहाँ एम इनवर्स लिखा है, एक मिनट के लिए इसे रहने दे देते हैं और इधर वाले को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ एम की जगह हम लोग लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ एम की पावर एन माइनस टू। एन ऑर्डर का काम कर रहा है तो एन का वैल्यू हो जाएगा थ्री माइनस टू, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एम, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एम इंटू एम, यहाँ हो जाएगा एम इनवर्स। ठीक, क्या अभी कुछ मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है एम इक्वल टू आई। अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि m बराबर आई है, अगर m बराबर आई रखेंगे तो आई इनवर्स आई हो जाएगा, और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ आई हो जाएगा वन, और m बराबर आई हो जाएगा। तो ये वाला इसमें रखने पर सेटिस्फाई तो कर रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं। अगर हम लोग को ये इसका इसमें मैनिपुलेशन करने के बाद m बराबर आई आता है तो ही हम इसे कंसिडर करेंगे, अनटिल अनलेस उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है, जरूरी नहीं है कि केवल यही रखने पर सेटिस्फाई करे, इसके अलावा भी बहुत सारे मैट्रिसेस होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो ये ऑलवेज ट्रू वाला ऑप्शन नहीं भी हो सकता है। तो हम आगे अभी देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो डिटरमिनेंट ऑफ एम इक्वल टू वन है, तो एक काम करते हैं दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ एम इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एम इंटू एम। यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ एम डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, आपको पता है ये वाली चीज तो डिटरमिनेंट ऑफ एम के बराबर होगी, और ये वाली जो चीज है डिटरमिनेंट ऑफ एम की पावर जो बाहर आएगा वो पावर में थ्री लगेगा, और यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ एम ऐसे लगेगा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो वन अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ एम, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एम की पावर थ्री डिटरमिनेंट ऑफ एम,
यहाँ हो जाएगा ओवरऑल डिटरमिनेंट ऑफ एम पावर 5, यहाँ पर हो जाएगा एम, तो डिटरमिनेंट ऑफ एम इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा सर डिटरमिनेंट ऑफ एम 1 आया, बाकी इसके 4 सॉल्यूशन और आएंगे क्योंकि पावर 5 है, तो बाकी सॉल्यूशन तो इमेजिनरी आएंगे। उससे क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखे होंगे कि एम के पास रियल इंटरेस्ट है, रियल इंटरेस्ट है, तो रियल इंटरेस्ट है तो डिटरमिनेंट ऑलवेज एक रियल नंबर आएगा, तो हमारा डिटरमिनेंट एम 1 के बराबर आ जाएगा। इस हिसाब से हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इस हिसाब से सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एम इक्वल टू 1। और कुछ कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ एम इक्वल टू 1 अगर हो गया तो सारे जो पिछले कैलकुलेशन थे उसमें हम लोग रखे एक बार चेक करते हैं कि अभी अभी मैंने जिस पर कलर किया, अभी अभी जिस पर मैंने कलर किया, तो एक था कि एम इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एम इंटू एम। अगर मैं इसमें 1 रख दूंगा तो ये हो जाएगा एम इनवर्स इंटू एम। ठीक, अगर मैं दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एम इंटू एम इनवर्स इक्वल टू एम स्क्वायर, क्योंकि ये इसका इनवर्स निकाला जा सकता है और इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आई हो जाएगा और ये एम स्क्वायर हो जाएगा। तो एम स्क्वायर इक्वल टू आई आ रहा है, एम स्क्वायर इक्वल टू आई आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी हम लोग ऑलवेज करेक्ट मानते हैं। ठीक, ये ऑप्शन के पास आते हैं, एडजॉइंट ऑफ एम का होल स्क्वायर इक्वल टू आई। अगर आपका यहां से रिजल्ट नहीं आ पा रहा है तो आप एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ एम स्क्वायर, एम स्क्वायर होगा, हाँ एडजॉइंट ऑफ एम स्क्वायर होल टू द पावर स्क्वायर है। ठीक है, रिजल्ट ले लेते हैं। हमें प्रूव करना है कि क्या एडजॉइंट ऑफ एम का होल स्क्वायर आई के बराबर है। तो एक काम करते हैं, यहां पर इस पर आते हैं, यहाँ पर m इनवर्स इक्वल टू m लिखा है। हम लोग एडजॉइंट ऑफ m क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ m किसी भी तरीके से आ जाए बस। तो एडजॉइंट ऑफ m अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ m यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एडजॉइंट ऑफ m अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ m की जगह 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ m इक्वल टू m। ठीक, यहाँ देखिए एडजॉइंट ऑफ m इक्वल टू m आ गया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, सिंपली दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो हो जाएगा एम स्क्वायर। और पुराना वाला रिजल्ट कहता है कि एम स्क्वायर इक्वल टू आई है, तो ये वाला भी आई के बराबर आ जाएगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन भी हमारा सही है। इसके अलावा हमारा वो वाला ऑप्शन तो नहीं आया फर्स्ट वाला, तो हम लोग कहेंगे कि ये तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ए नहीं बी, सी एंड डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई इक्वल्स 1001 है, आई इक्वल्स 101, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और p बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है, q बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है, p बराबर q बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है। ध्यान रखना है कि यहाँ लिखा है कि एक्स वाई जेड नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं हो सकते। फॉर विच देयर इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स आर विद ऑल इंटरेस्ट बीइंग नॉन जीरो। एक मैट्रिक्स आर और दिया गया है जिसके बारे में सिर्फ ये बताया गया है कि उसके अंदर नॉन जीरो रियल नंबर है, सच दैट क्यू आर बराबर आर पी। तो एक कंडीशन केवल दी गई है, क्यू आर बराबर आर। अब ऐसे क्वेश्चन में जहां पे केवल कंडीशन दी गई है क्यू आर बराबर आरपी, और उसके बाद 4 ऑप्शन दिया गया है Q-2 आई, Q-6 आई, Q-3 आई, वाई जेड इक्वल्स टू 2। ठीक है, वाई जेड इक्वल्स टू 2। तो सारे ऑप्शन में एक चीज आपको ध्यान में समझ में आ रहा होगा कि Q-2 आई करने पर कुछ आएगा, और उसका डिटरमिनेंट हमें चेक करना है कि क्या होने वाला है। तो अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ऑप्शंस को एक बार, एक ऑप्शन को पकड़िए और उसमें Q-2 आई निकाल के चेक करते हैं ये कह क्या रहा है। तो Q-2 आई कैसे दिखेगा, तो ओवरऑल इसमें मैट्रिक्स से -2 आई माइनस करेंगे तो ये x-2 y z 4 - 2 समथिंग ऐसा दिखेगा। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ x-2, ये हो गया 2, और यहाँ -yz आएगा, और इसको चेक करना है कि ये जीरो है कि नहीं। ठीक है, x-2 yz। ठीक है, तो yz बराबर लास्ट में देखिए 2 आ रहा है, तो इसका मतलब yz का वैल्यू तो हमें निकालना पड़ेगा कि क्या आ रहा है एक्चुअली में। और यहाँ पर x-2 × 2, तो x का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि इसकी डिटरमिनेंट क्या हो सकता है। ठीक, ओवरऑल हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग को ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ पता ही नहीं है, सबसे पहली बात है। ना तो एक्स वाई जेड पता है, ना तो आर के बारे में पता है, तो हम लोग एक आर मैट्रिक्स मानते हैं सबसे पहले, जिसे हम लोग यूज कर सकें। तो ये आर को मान लेते हैं एबीसीडी, एबीसीडी नॉन जीरो है, ये ध्यान रखे रहता है, एबीसीडी नॉन जीरो है, ध्यान रखे रहना। क्यू आर बराबर आर पी करते हैं, देखिए क्यू आर, तो क्यू की जो वैल्यू है वो था एक्स वाई
जेड फोर, आर जो हमने माना था ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ए एक्स प्लस सी वाई, और यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स प्लस डी वाई, बी एक्स प्लस डी वाई, ए जेड प्लस फोर सी, ए जेड प्लस फोर सी, उसके बाद बी जेड प्लस फोर डी, बी जेड प्लस फोर डी, एंड देन क्यू आर बराबर आर पी। आई होप यू आर पी है। आर की वैल्यू हम माने थे, पी की वैल्यू कितने है, 2003, तो आर पी, तो आर हो जाएगा ए बी सी डी, पी की वैल्यू है 2003, ठीक है, 2003। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए, तो 2a, उसके बाद 3b, 2c, और 3d, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज इक्वल है आपस में, जिसको हम लोग इक्वल करते हैं 1 मिनट के लिए। ए एक्स प्लस सी वाई, बी एक्स प्लस डी वाई, उसके बाद ए जेड प्लस फोर सी, बी जेड प्लस फोर डी, इक्वल्स 2a 3b 2c 3d, ठीक है। इसको इक्वल करेंगे तो ए एक्स प्लस बी, बी वाई नहीं है ये, ए एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू 2a, बी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 3b, ठीक है। उसके बाद ए जेड प्लस फोर सी इक्वल टू 2c, और बी जेड प्लस फोर डी इक्वल टू 3d। तो यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, ये माइनस डी के इक्वल है, और ए जेड माइनस टू सी के इक्वल है, सिंपली आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ए बाई बी इक्वल टू 2c बाई डी के इक्वल आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके हमें कुछ पता लगेगा, क्योंकि हमें वाई जेड की वैल्यू चाहिए। तो जेड के बारे में तो ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है, जेड बराबर माइनस टू सी बाई ए है। तो हम यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं। तो ए एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू 2a जो है, ए एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू 2a, और बी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 3b, बी एक्स, बी एक्स प्लस 3b डी वाई, बी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 3b, ठीक, बी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 3b। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो y रिमूव करना पड़ेगा, और y की वैल्यू चाहिए तो x रिमूव करना पड़ेगा। x हम इजिली x रिमूव कर देते हैं, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं b से, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं a से, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी एक्स प्लस में ए सी वाई इक्वल टू 2ab, और यहाँ हो जाएगा ए बी एक्स प्लस में ए डी वाई इक्वल टू 3ab। इसको माइनस कर देते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा वाई ए सी माइनस ए डी इक्वल टू 2ab माइनस 3ab हो जाएगा माइनस ए बी, ठीक। ए सी माइनस ए डी आ रहा है, तो ए सी माइनस ए डी का क्या कुछ कर सकते हैं, ए सी माइनस ए डी, ए सी माइनस ए डी, क्या हमने कुछ गलत किया, बी एक्स गया यहाँ पे, ए सी मल्टी मल्टी बी एक्स प्लस डी वाई, ये बी से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई किए थे, ओके। तो ये हो जाएगा बी सी माइनस ए डी इक्वल टू माइनस ए बी। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है कि ए डी इक्वल टू 2bc के इक्वल है, तो यहाँ पर हम आएंगे, ए डी इक्वल टू 2bc है, और तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, ए डी इक्वल टू 2bc रखेंगे तो यहाँ माइनस बी सी बचेगा, और यहाँ माइनस ए बी। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो वाई बराबर आ जाएगा ए बाई सी। अब यही वैल्यूज हम उठा के यहाँ रखते हैं, ए एक्स प्लस सी वाई की जगह ए बाई सी इक्वल टू 2a, ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए उधर जाएगा तो ए एक्स बराबर टू ए आ जाएगा, एक्स बराबर 1 आ जाएगा, एक्स 1 आ जाएगा, ठीक है।
और वाई ए बाई सी है, तो अगर एक्स वन आ जाएगा हम लोग यहाँ रखेंगे, तो भी सी वाई इक्वल टू टू ए, तो वाई बराबर टू ए बाई सी जो ऑलरेडी आ चुका है। तो हम लोग ट्राई करते हैं वाई इंटू जेड डायरेक्ट निकालने का, तो वाई बराबर ए बाई सी है, जेड की वैल्यू हम लोग पीछे से लेते हैं, जेड की वैल्यू पीछे से लेंगे तो टू सी माइनस टू सी बाई ए आ जाएगा, तो माइनस टू सी बाई ए, देखिए कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो वाई जेड की वैल्यू हमें आ जाएगी -2, वाई जेड जो कि हमारा टू था ऑप्शन में, तो हमारा वो गलत हो जाएगा, ये तो गलत है। और डिटरमिनेंट ऑफ क्यू माइनस टू वाई हम निकालने की कोशिश करेंगे, एक्स बराबर वन आ गया, वाई जेड इक्वल टू -2 आ गया, हम लोग यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं, क्यू माइनस टू वाई का डिटरमिनेंट, तो अभी अभी हमने फाइंड किया था, क्यू माइनस टू वाई क्या था, स्टार्टिंग में एक्स माइनस टू वाई जेड और टू, एक्स माइनस टू वाई जेड और फोर माइनस टू ये था, तो एक्स की जगह वन रखेंगे तो ये आ जाएगा -1, वाई जेड और ये टू था, तो ये हो जाएगा -2 माइनस में वाई जेड की वैल्यू कितनी आई थी -2, तो ये +2 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये जीरो आ जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो सही है, क्योंकि ये क्यू माइनस टू आई का डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है। तो क्यू माइनस सिक्स आई देखते हैं, क्यू माइनस सिक्स आई निकाल लेते हैं, तो क्यू माइनस सिक्स आई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस सिक्स और फोर माइनस सिक्स, क्यू माइनस सिक्स आई, ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स माइनस सिक्स वाई जेड, फोर माइनस सिक्स आ जाएगा -2, यहाँ वन रखेंगे तो ये आ जाएगा -5 वाई जेड -2, ये आ जाएगा 10 माइनस में वाई जेड की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 12, देखें ऑप्शन में क्या 12 आ रहा है, तो हाँ ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये वाला, ठीक है। क्यू माइनस थ्री आई के बारे में देखते हैं, क्यू माइनस थ्री आई यहाँ पे कर लेते हैं, क्यू माइनस थ्री आई डिटरमिनेंट, ये आ जाएगा एक्स माइनस थ्री वाई जेड और फोर माइनस, एक मिनट, फोर माइनस थ्री आ जाएगा वन, तो ये आ जाएगा एक्स में से वन रखेंगे तो आ जाएगा -2 वाई जेड वन, ये आ जाएगा -2 माइनस वाई जेड की वैल्यू -2 है, तो ये आ जाएगा ओवरऑल जीरो, तो जीरो आ जाएगा, तो लेकिन ये 15 कह रहा है, तो ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक, और ये 12 वाला, और वाई जेड ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये और भी आंसर आ जाएगा, ए एंड बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एम ए आई जे आई कॉमा जे बिलोंग्स टू वन टू थ्री विद थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स, एम एक थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स है, ठीक, और ए आई जे इज टू वन इफ जे प्लस वन इज डिविजिबल बाई आई, इस तरीके के क्वेश्चन मेंस में भी आ चुके हैं, एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी लेवल पर कभी इस तरीके की कंडीशन दी जाती है जिसे आप निकाल सकते हैं नॉर्मली, तो एम इक्वल टू नॉर्मली हम लोग मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, ये थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स है, तो ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, क्योंकि हमें जे प्लस वन चेक करना है, जे प्लस वन चेक करना है, तो हम लोग इसलिए नॉर्मली इसके जो पोजीशन है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसका जो पहला वाला है वो आई है, दूसरा वाला जे है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब कह रहा है जे प्लस वन अगर डिविजिबल है आई से, तो वन आएगा, और अदरवाइज जीरो आएगा, तो सिंपल सा पहले वाले केस में अगर सब में आई वन है, तो वन तो हमेशा समय हमेशा सबको डिविजिबल डिवाइड कर देगा, तो इस सारे में हमारा वन आ जाएगा, जे प्लस वन से हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि वन तो सबको डिवाइड कर देगा, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि जे प्लस वन यहाँ टू आ रहा है, तो टू डिवाइड कर देगा तो वन आएगा, यहाँ जे प्लस वन थ्री आ रहा है, तो टू इसको नहीं डिवाइड कर पाएगा, ये जीरो आएगा, जे प्लस वन यहाँ फोर आ रहा है तो डिवाइड कर लेगा, जे प्लस वन यहाँ टू आ रहा है नहीं कर पाएगा, जे प्लस वन यहाँ फोर आ रहा है नहीं कर पाएगा, जे प्लस वन यहाँ पे थ्री आ रहा है कर लेगा कर लेगा, यहाँ पे फोर आ रहा है तो नहीं कर पाएगा, ठीक, ये आ गया आपका एम वाला मैट्रिक्स। अब इसमें कह रहा है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन एम इज इन्वर्टिबल, आप नॉर्मली इसका डिटरमिनेंट आप निकालिए, तो प्लस माइनस प्लस करके निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा जीरो, फर्स्ट कॉलम के अबाउट निकाल रहे हैं, ये आ जाएगा माइनस वन, ये आ जाएगा जीरो -1, ये आ जाएगा -1 + 1 = जीरो, इन्वर्टिबल तो नहीं है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आ रहा है, ठीक है, एक बार अगेन चेक कर लेते हैं, -1 0 -1, ठीक है, इन्वर्टिबल तो नहीं है, ठीक, डिटरमिनेंट इसका जीरो आ रहा है, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स ए वन ए टू ए थ्री, नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, ओके, जिसके बराबर में -A1 -A2 -A3 आ जाएगा, तो एम ए वन ए टू ए थ्री, ये कह रहा है -A1 -A2 -A3 के इक्वल आएगा, और नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स मतलब ये सारे लोग जीरो नहीं होंगे, ठीक, तो इसके लिए तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्योंकि हमें तो एम का मैट्रिक्स पता ही है, तो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, एम इंटू
A1 A2 A3 ये इक्वल होना चाहिए -A1 -A2 -A3। ठीक है, तो अब m की जगह हम मैट्रिक्स लिखते हैं 1 1 1 1 0 1 0 1 1, यहाँ पे 0 है, तो इसको A1 A2 A3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये -A1 -A2 -A3 के इक्वल करने की ट्राई करते हैं। तो A1 + A2 + A3 इक्वल्स -A1, A1 + A3 इक्वल्स टू -A2, A2 इक्वल टू -A3, ये आ रहा है। तो यहाँ से तो हमें A2 + A3 क्या आ जाएगा, 0। तो A2 + A3 0 आ जाएगा, तो A1 0 के इक्वल हो जाएगा। और A1 अगर 0 के इक्वल हो जाएगा, A2 + A3 0 है, तो A2 बराबर -A3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा तो हम कुछ इसमें कर नहीं सकते। और A2 बराबर A3 अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो हम लोग कई ऐसे मैट्रिक्स निकाल सकते हैं जिसमें ऐसा केस सेटिस्फाई होगा कि जिसमें A1 0 होगा, A2 और A3 अपोजिट साइन के हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 0 3 -3 0 -5 5, इस तरीके के कई इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे कि नॉन जीरो मैट्रिक्स तो हम निकाल ही सकते हैं ना, नॉन जीरो मैट्रिक्स ऐसे निकाल सकते हैं जिसके लिए ये वाला ट्रू हो, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन फिर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन देखते हैं। ये कह रहा है द सेट x बिलोंग्स टू R³ mx बराबर 0 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 वेयर 0 इक्वल्स 0 कॉलम मैट्रिक्स है। ये कह रहा है कि mx बराबर अगर 0 है, तो इस वाले सेट में कोई भी जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगा। इसके अलावा कई ऐसे मैट्रिक्स आ सकते हैं एक्स के, जो लेकिन जीरो वाला मैट्रिक्स नहीं आएगा। तो हमें इसे चेक करना पड़ेगा कि m × x अगर जीरो है, तो m वाला मैट्रिक्स हमें पता है 1 1 1 1 0 1 0 1 0। और ये कह रहा है एक्स वाई जेड के कई ऐसे मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स आ सकते हैं जिसके लिए ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो, और ये चीज जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा आ रहा है। तो हम लोग इसे एक बार ट्राई करते हैं। एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, x + z इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आ गया y = 0। ठीक, y = 0 आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x + z = 0। तो y = 0, यहाँ भी वैसी ही कंडीशन सेम बन रही है, x + z = 0 y 0, तो x बराबर -z के इक्वल हो जाएगा। ऐसे हम लोग कई मैट्रिक्स बना सकते हैं एक्स वाई जेड के जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो और वो जीरो मैट्रिक्स भी ना हो, जीरो कॉलम मैट्रिक्स। जैसे वाई 0 कर दिए और एक्स और जेड अपोजिट साइन के, तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं 3 -3 0 -4 4 बीच में 0। ठीक, ये देखिए ऐसे कई इनफाइनाइट मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है कि इसके अंदर जीरो मैट्रिक्स के अलावा सारे बहुत सारे मैट्रिक्स आ सकते हैं। अब कह रहे हैं कि m-2i इज इन्वर्टिबल, तो m-2i हम निकाल लेंगे, बड़ा सिंपल है। m-2i इसका ये इन्वर्टिबल है, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर लेंगे। तो m-2i, m वाला मैट्रिक्स कितना है, 1 1 1 1 0 1 0 1 1, यहाँ पे 0 है। 2i मतलब 2 2 2, और यहाँ पे सारे 0। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्चुअली -1 1 1 1 0 -2 1 0 1 -2, इसका आ जाएगा -1। कैलकुलेट करेंगे तो 4 -1 3 -1, ये हो जाएगा -2, हो जाएगा +1, और यहाँ आ जाएगा -3 +2 प्लस में 1, ऊपर वाला 0 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ m-2i, डिटरमिनेंट ऑफ m-2i, ये इसका 0 आ रहा है, तो ये नॉट इन्वर्टिबल होगा, इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। ठीक, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, सही कौन सा होगा, एक तो ये वाला होगा, नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ भी इनफाइनाइटली, और एम इन्वर्टिबल, ये गलत है, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। m इक्वल्स आपको दिया गया है, और यहाँ पे n की एक हायर पावर पूछ रहा है। कभी कभी यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो तो पावर अगर रहता है तो पावर अंदर चला जाता है, ये आपको पता होगा। पर इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो 5/2 3/2 -3/2, नॉर्मल सा आप पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आंसर आसानी से निकल जाएगा। 1/2 हम बाहर निकाल लेते हैं, 5 3 -3 -1। अब यहाँ पर देखिए ये इवन पावर है, तो हम ट्राई करेंगे कि इस वाले m का इवन वाले में पैटर्न हम चेक करने की कोशिश करेंगे। इवन वाले में, इवन वाले में इसलिए चेक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इवन वाला जो पैटर्न फॉलो करेगा उससे हम लोग इजिली 2022
के बारे में कुछ सोच सकते हैं, जैसे इसकी पावर में 1011 हो सकता है। ठीक है, तो एक बार इवन वाला पावर जैसे M2, M4, M6, इसको निकालने का ट्राई करेंगे हम। तो M2 अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ 5 3 -3 -1, हाफ 5 3 -3 -1, यहाँ आ जाएगा 1/4। ठीक, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 25 -9 16, 15 -3 12, -15 प्लस में 3, -12, -3 प्लस में 1 -2। ठीक, और M2 वाला जो मैट्रिक्स है, और यहाँ पर देखिए अगर हम लोग एम स्क्वायर केवल निकालते हैं, एम स्क्वायर तो भी निकाल ही रहे, एम क्यूब निकालेंगे तो एम क्यूब वाले में 1/2 वाला टर्म बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, 1/8 आ जाएगा ओवरऑल। और ये 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सिंपल हो जा रहा है, देखिए ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने शायद कुछ गलती की है, इसको भी कटना चाहिए। ये हो जाएगा 9 -9 प्लस में 1 -8, ये हो जाएगा -2। ठीक, तो एम स्क्वायर ही आ जाएगा, तो एम की पावर 4 क्या हो जाएगा, 4 3 -3 -2, और 4 3 -3 -2। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे एक बार। ये आ जाएगा 16 - 9 7, 12 - 6 6, -12 +6 -6, -9 +4 -5। ठीक, M2 M4 आ गया। दो से तो बहुत ज्यादा क्लियर आइडिया हम नहीं लगा सकते, एक बार M6 निकाल के हम लोग देख लेते हैं। M6, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स आ रहा है थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ रहा है, एम स्क्वायर और M⁴ का, तो इसलिए हम लोग केवल इवन वाला ही निकाले तो ज्यादा बेहतर है। तो 7 6 -6 -5, और 4 3 -2 -3 -2, इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 4 जो 28, 28 -18, 10, 21 -12, 9, 21, -24 +15, ये आ जाएगा -9, -18 +10 -8। ठीक, तो इसको हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं कि M4 एक्चुअली में क्या है, एम स्क्वायर M4 M6 क्या है। एम स्क्वायर आ रहा है 4 3 -3 -2, 4 3 -3 -2, 10 9 -9 -8, 7 6 -6 -5, 7 6 -6 -5, और यहाँ आ रहा है 10, 3 6 यहाँ 9, 3 6 यहाँ -9, 2 3 5 3 यहाँ -8। तो इसी तरीके से हमें क्या निकाला है, m की पावर 2022। ठीक, देखिए तो M022 हमें निकालना है, जाहिर सी बात है ये 2 का पावर 1, 2 की 2 × 1 2 × 2 2 × 3, और ये 2 × 1011, तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अगर हमें ये वाली मैट्रिक्स पता लगा है किस नंबर पे है, तो ये जाहिर सी बात है 1011 इस वाले पोजीशन पे होगा। ठीक है, ये 1011 वाले पोजीशन पे होगा। तो पहले मैट्रिक्स में हम लोग पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर केसेस में हमें पैटर्न ऑब्जर्व करने का ही रहता है, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, तो ये AP बन रहा है 4 7 10। तो 1011 टर्म पे कितना आएगा, तो ये हम निकाल सकते हैं 4 + 1010 इंटू 3, आ जाएगा 4 + 3030, वो 3034 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से 3 6 9 तो ये भी AP ही बन रहा है। तो इसमें 1011वें वाले टर्म पे कैसे निकालेंगे, 3 + 1010 इंटू 3, ये हो जाएगा 3030, प्लस में 3 3033। एक पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि ये दोनों लोग आपस में माइनस, ये वाले का माइनस यहाँ बैठा है, तो यहाँ -30 3 3 लिखेंगे,
और उसके बाद -2 -5 -2 8 का -2 -5 -8 का निकालेंगे। तो ये 2 3 5 3 8 वाली एपी है, तो माइनस हम लोग एक मिनट के लिए नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है 1011वें टर्म पे 2 प्लस 1010 इंटू 3, ये हो जाएगा 3030 प्लस में 2, 3032 ये आ जाएगा। और क्योंकि सारे टर्म माइनस थे तो हम लोग यहाँ माइनस लगा देंगे ऐसा। ठीक, तो ये वाली मैट्रिक्स आ रही है। किसी को अगर डाउट हो रहा होगा कि सर ये 1011 क्यों निकाले, तो हमें तो ये पहला मैट्रिक्स था ना, तो 2 into 1, ये दूसरा मैट्रिक्स है 2 into 2, ये तीसरा मैट्रिक्स है 2 into 3, तो ये लास्ट वाला मैट्रिक्स कितना होगा, तो 2 into 1011। यही सी बात, सिंपल सा, ऐसे सोच सकते हो आप। अदरवाइज आपका अपना कोई प्रोसीजर होगा, उससे आप ट्राई कर सकते हो। तो आंसर ये आ रहा है, इसको मैच करते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर एनी 3 by 3 मैट्रिक्स एंड लेट डिटरमिनेंट एम डिनोट द डिटरमिनेंट ऑफ एम, लेट ई वाला मैट्रिक्स दिया गया है, पी मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, और एफ मैट्रिक्स दिया गया है। सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स पर ध्यान दीजिए। ये एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स इसे कहते हैं। ये कैसे कैसे बनता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनता है, जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में या तो रो का इंटरचेंज हो जाता है या तो कॉलम का इंटरचेंज करके बनता है, ठीक है। अब इस केस में अगर आप रो को R2 और R3 को एक्सचेंज करोगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और या तो C2 और C3 को एक्सचेंज करोगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो बेसिकली परमुटेशन मैट्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो ये क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। अदरवाइज कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, और इसे समझना भी अभी 1-2 मिनट का काम है। परमुटेशन मैट्रिक्स, तो इसे हम लोग समझते हैं। ये पी वाला जो मैट्रिक्स है, इसकी खास बातें क्या क्या है, कि अगर कोई परमुटेशन मैट्रिक्स है तो उसमें क्या रहेगा कि हर लाइन में हर लाइन में केवल एक बार एक रहेगा, बस इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये परमुटेशन मैट्रिक्स है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है और हर लाइन में केवल एक बार एक है, तो हम लोग कहेंगे वो परमुटेशन मैट्रिक्स है। रो या कॉलम दोनों में आपको देखना है, कि कॉलम में भी देखोगे तो एक ही है, रो में भी देखोगे केवल एक बार एक है, ठीक है। ये सारे में, सारे कॉलम और रो के लिए वैलिड हुआ। परमुटेशन मैट्रिक्स की खास बात ये है कि इसकी पावर में आप कुछ भी ले लो, मतलब 2 3 4, ये आई के बराबर होगा, ठीक। उसके बाद P इंटू पी डैश या P डैश इंटू पी, ये आई के बराबर होगा। ये खुद का ही इनवर्स होता है, ये ध्यान रखे रहना, ये खुद का ही इनवर्स होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और डिटरमिनेंट ऑफ P +-1 के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। इतनी चीजें। और उसके बाद सबसे स्पेशल चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कि किसी मैट्रिक्स में अगर P इस साइड से मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे P में P में क्या है कि रो को एक्सचेंज करने से इसका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अगर P इस साइड से मल्टीप्लाई होगा, तो A में रो में परम्यूटेशन होगा, रो में, अभी इसके बारे में बताएंगे, रो में एक्सचेंज होगा या रो एक्सचेंज होगा, ऐसे कह सकते हो। ये एग्जांपल से ही आप ज्यादा अच्छे समझ सकते हो। रो एक्सचेंज होगा जैसे P में हुआ है, रो एक्सचेंज होगा जैसे P में हुआ है। ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले हुआ करती थी, उसके बाद रो को एक्सचेंज किए तो ऐसा बन गया। अगर P इस साइड से मल्टीप्लाई होगा तो इस वाले में भी R2 और R3 एक्सचेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है एग्जैक्टली, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अगर P इस साइड से मल्टीप्लाई होगा तो A में कॉलम में एक्सचेंज होगा जैसे P में हुआ है। थोड़ी देर सब्र रखिए, आपको समझ में आ जाएगा जब हम इस वाले क्वेश्चन की डील करेंगे। बहुत ही ईजी है, देखिए। तो इतनी बात हमें पता लग गया। अब हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। पहला वाला ऑप्शन देखिए, ये कह रहा है P² = I। तो ये तो अभी भी हमने बताया कि P की पावर के I के बराबर होगा अगर परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो डायरेक्टली सही है, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट तो डायरेक्टली सही है, इसमें कुछ ध्यान ही नहीं देना है। और F बराबर PEP के बराबर है, तो F बराबर PEP के बराबर है, इसे हमें प्रूव करना है। तो अभी हम लोग ये वाली प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ये वाली, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो यहाँ पे हमें करना है F = PEP, ये प्रूव करना है, क्या ऐसा है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो इसको अगर देख रहे हैं तो हम लोग का P इस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड से। अगर P लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो E में रो में चेंजेस होगा जैसे P में हुआ है। तो हम लोग पीछे आएंगे, देखिए P वाला जो मैट्रिक्स है, P वाला जो मैट्रिक्स है,
पी वाला जो मैट्रिक्स है, पी वाला, इसमें अगर 2 और 3 को एक्सचेंज कर देंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में R2 और R3 एक्सचेंज हुआ है। उसी तरीके से पी जब लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा तो ई में R2 और R3 एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक, यही आपको समझना है कि ये पी मैट्रिक्स जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बना होगा तो R2 और R3 एक्सचेंज हुआ था। उसी तरीके से इसमें R2 और R3 एक्सचेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। तो ई वाला मैट्रिक्स अगर हम लिखें 1 2 3 2 3 4 8 13 18, तो ई वाला मैट्रिक्स कितना है? 1 2 3 2 3 4 8 13 18, 1 2 3 2 3 4 8 13 18। तो अगर इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 8 13 18 और उसके बाद 2 3 4, ये आ जाएगा। R2 और R3 में एक्सचेंज कर देंगे। अब अगर इस मैट्रिक्स में P से आगे से मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड से, तो P में हम ये देखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब पहले था उसके बाद क्या चेंजेस हुए हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब पहले था, अगर C2 और C3 को आपस में एक्सचेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना? तो इसमें भी हम लोग का कॉलम में एक्सचेंज होगा, ये कॉलम में। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स था तो पी में C2 और C3 एक्सचेंज हुआ था, कॉलम के रिस्पेक्ट में अब देखना है। जब यहां से मल्टीप्लाई होगा इस साइड से, ये यही चीज आपको ध्यान रखना है। जब इस साइड से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें देखना है कॉलम में क्या एक्सचेंज हुआ है, और जब इस साइड से मल्टीप्लाई होगा आपको देखना है रो में क्या एक्सचेंज हुआ है। तो अब हम इसका कॉलम एक्सचेंज कर देंगे बस। 1 8 2 3 18 4 2 13 3। ठीक, ऐसे। अब ये क्या एफ के बराबर है, हम इसे देखते हैं क्या ये एफ के बराबर आता है। राइट हैंड साइड तो हमने निकाल लिया। एफ वाली मैट्रिक्स कितना है? 1 8 2 3 18 4 1 8 2 3 18 4 2 13 3 1 8 2 3 18 4 2 13 3। हाँ, ये एफ के बराबर ही है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये पहला वाला ऑप्शन। एफ बराबर पी, पी के बराबर है। अच्छा, ई क्यू प्लस में पी एफ क्यू इनवर्स। वैसे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस में डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। इसके बारे में हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। और यहाँ की एक रैंडम मैट्रिक्स है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, तो 1 मिनट के लिए हम ये वाली चीज निकाल के देखते हैं। ये वाली चीज, ई क्यू, डिटरमिनेंट ऑफ ई क्यू। ई का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, 1 मिनट चेक करेंगे। ई का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है हम लोग एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ई निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 54 माइनस 52 माइनस 2 प्लस में 3 2। ठीक है, ये आ जाएगा 2 माइनस 8 प्लस में 6। इसका डिटरमिनेंट आ गया जी। इसी तरीके से आपका डिटरमिनेंट ऑफ एफ का भी जीरो ही आया है। ठीक है, इसी तरीके से आप डिटरमिनेंट एफ निकालेंगे तो वो भी जीरो आएगा। उसके बाद, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ एफ अगर जीरो है तो इस साइड आएंगे, अगर इस ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो ये वाली चीज तो जीरो हो जाएगी क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ई जीरो है। ये वाली चीज भी जीरो हो जाएगी क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ एफ जीरो है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स इक्वल जीरो। पर ये जीरो ही हो ऐसा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि क्यू एक रैंडम मैट्रिक्स है जिससे ये मल्टीप्लाई हुआ है, और ये अलग अलग तो टूटेगा नहीं। तो मतलब हम इसके बारे में कह नहीं सकते ये जीरो भी आ सकता है और जीरो नहीं भी आ सकता है। तो ये ऑप्शन हम गलत ही करेंगे, क्योंकि अगर ऑलवेज ट्रू होता तभी हम सही करते, पर ये हमें पता ही नहीं है कि ये क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ वाला देखिए, क्योंकि हमारे डिटरमिनेंट ऑफ ई जीरो है तो ये वाला साइड जीरो हो जाएगा, ये वाला साइड जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी गलत है। उसके बाद ये वाला देखते हैं, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ पी इनवर्स ई पी प्लस एफ इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ ई प्लस पी इनवर्स एफ पी। तो इसके बारे में देखते हैं, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। नेक्स्ट वाले पेज पे देखते हैं। कुल मिला के ये ट्रेस की बात कर रहा है, किसका? टी ई पी इनवर्स प्लस में एफ का ट्रेस। ये कह रहा है ट्रेस, 1 मिनट हम लोग पीछे करते हैं। पी इनवर्स ई पी, पी इनवर्स ई पी है, ओके। पी इनवर्स ई पी, पी इनवर्स ई पी प्लस में एफ, और इसका ट्रेस कह रहा है सेम है, पी इनवर्स एफ पी प्लस में ई। इसका दोनों का ट्रेस निकालना है। ठीक है, तो पी इनवर्स ई पी, अभी अभी हमने देखा था पी इनवर्स इसके पी की मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक, और ये अगर पी के बराबर होता है तो ये पी पी ऊपर हम लोगों ने प्रूव किया था किसके बराबर है? एफ के बराबर। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो हमारा करेक्ट था ये एफ के बराबर, तो एफ प्लस एफ हो जाएगा 2f। अब 2f, एफ का ट्रेस, ओवरऑल हम लोग ट्रेस निकालने जा रहे हैं, तो एफ का ट्रेस कितना है?
एफ का, यहाँ पे एफ का ट्रेस निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे 18 3 21 प्लस एक 22, 22 है। अगर एफ का ट्रेस 22 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 44, मतलब ट्रेस ऑफ टू एफ आ जाएगा 44। और यहाँ पर यही देखेंगे पी इनवर्स एफ पी है, तो पी इनवर्स को हम लोग पी एफ पी कर सकते हैं। एक मिनट, पी एफ पी कर सकते हैं, प्लस में ई ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एफ है। और कहीं से आइडिया कुछ ले सकते हैं, ई प्लस पी इनवर्स। अब यहां से एक काम करते हैं, जो हमारा ये था एफ इक्वल्स टू पी ई पी था। ठीक है, एफ इक्वल्स टू पी पी था। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ऐसा बनाने का ट्राई करते हैं, दोनों साइड पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी इनवर्स। तो पी इनवर्स एफ ये हट जाएगा, उसके बाद ये बचेगा, इस साइड से पी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली चीज हट जाएगी, पी इनवर्स से मल्टी पी इनवर्स से इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा पी इनवर्स, और ये हो जाएगा, हट जाएगा। अब पी इनवर्स को हम पी लिख सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ ली है। तो पी इनवर्स एफ पी ई के ही बराबर है, तो ये वाली ई के भी ई बराबर है, तो हम लोग इसे टू ई लिख सकते हैं। और ई का भी जो ट्रेस था, ट्रेस ये भी 21, 18 3 21 एक 22 आ रहा था, तो इसके भी हम ट्रेस ही निकाल रहे हैं ओवरऑल। तो टू टाइम ट्रेस ऑफ ई हो जाएगा ये, इसका भी 22 था तो ये हो जाएगा 44, दोनों का ट्रेस सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज जो परमुटेशन मैट्रिक्स की थी वो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, परमुटेशन मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको आनी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन में कह रहा है सम ऑफ डायगोनल ट्रेस ऑफ दिस इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल इंट्रेस ऑफ दिस, तो ये वाला ऑप्शन सही है और पहला ऑप्शन सही है, तो आंसर हो जाएगा ए और डी। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान से देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा इन दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में, इससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे देखते हैं, ये 2015 क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सारे स्क्वायर हैं। अगर आप नॉर्मली भी R1 - R2 और या R2 - R3 आप कैलकुलेशन लगाओगे तो ये इजिली हो जाएगा। तो इस वाले में हम लोग थोड़ा करते हैं। तो इसमें एक काम करते हैं अपन, R1 में R1 - R2 और R2 मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा क्या, देखिए इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो R1 - R2 करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा सकते हैं, तो ए प्लस बी करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी में आ जाएगा 3 और ए माइनस बी में आ जाएगा -1 -12। ठीक है, और R2 - R3 करेंगे तो ये आ जाएगा -1। एक मिनट, यहाँ शायद प्लस होगा, यहाँ शायद प्लस होगा, ये माइनस यहाँ पे है, यहाँ शायद प्लस होगा क्योंकि सारे प्लस प्लस प्लस, शायद मिस प्रिंट होगा। ठीक है, ये आ जाएगा -1 यहाँ पे, ए माइनस बी, ए प्लस बी का आ जाएगा 3 + 2 अल्फा, 3 + 2 अल्फा, और ए माइनस बी का आ जाएगा -1, और ए प्लस बी का आ जाएगा 3 + 2 अल्फा। और सिमिलरली ऐसे इसमें भी करेंगे तो ये आ जाएगा -1 5 + 2 अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा 3 + अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ पर करेंगे तो -1, उसके बाद 3 + 4 अल्फा, यहाँ पर भी -1 5 + 4 अल्फा, और उसके बाद यहाँ पर भी -1 3 + 6 अल्फा, -1 5 + 6 अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 3 अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक, ये चीज हो गई। आपको ऊपर -1 और ऊपर नीचे वाले रो में -1, इस वाले रो में इस वाले रो में -1 कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा बाहर आके, और ओवरऑल उनका 3 + 2 अल्फा 5 + 2 अल्फा बचेगा।
तो अगेन यहाँ पे 3 + 2 अल्फा, 3 + 4 अल्फा, 3 + 6 अल्फा, 5 + 2 अल्फा, 5 + 4 अल्फा और 5 + 6 अल्फा, 3 + अल्फा स्क्वायर, 3 + 2 अल्फा का होल स्क्वायर और 3 + 6 अल्फा, 3 + 3 अल्फा का होल स्क्वायर, ये बचा है। ठीक, अगर हम इसे फिर अगेन R1 में R1 - R2 करेंगे तो ये 2 अल्फा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग इसमें अगले पेज में करते हैं, R1 में R1 - R2, तो R1 - R2 करेंगे तो यहाँ -2 बचेगा, यहाँ -2 बचेगा, यहाँ -2, ऊपर वाली लाइन में पूरा -2 ही बचेगा। ठीक, और -2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 1 1। उसके बाद 5 + 2 अल्फा, 5 + 4 अल्फा, 5 + 6 अल्फा, 5 + 2 अल्फा, 5 + 4 अल्फा, 5 + 6 अल्फा। उसके बाद 3 + अल्फा का होल स्क्वायर, 3 + 2 अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + अल्फा का होल स्क्वायर, 3 + 2 अल्फा का होल स्क्वायर, 3 + 3 अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग का 1 1 1 आ गया है, तो हम लोग C1 में C1 - C2 कर देते हैं और C2 में C2 - C3 कर देते हैं। ये मैनिपुलेशन आप तो कर ही लिए होंगे, ये आता ही होगा। 0 0 यहाँ पे माइनस करेंगे तो आएगा -2 अल्फा, यहाँ पे करेंगे तो -2 अल्फा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे करेंगे तो ए प्लस बी करेंगे तो 6 + 3 अल्फा, 6 + 3 अल्फा, और माइनस करेंगे तो -अल्फा, ऐसे। और यहाँ पे भी यही आ जाएगा, 6 + 5 अल्फा, 6 + 3 अल्फा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पर आएगा 6 + 5 अल्फा। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ए प्लस बी करेंगे तो 6 + 5 अल्फा आएगा, और उसके बाद अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -अल्फा, और यहाँ पे बचेगा 3 + 3 अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर करते हैं, इस वाले लाइन के बाद ओपन कर देते हैं तो हमारा 1 आ जाएगा, ये हट जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा 6 + 5 अल्फा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी हो जाएगा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 6 + 3 अल्फा, ऐसे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। 2 अल्फा स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, 6 + 5 अल्फा, माइनस में 6 - 3 अल्फा, ये बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 अल्फा - 3 अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा, 2 अल्फा, और यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा 4 अल्फा क्यूब। ठीक है, -2 यहाँ ऑलरेडी पहले से था, तो इस -2 को हम लोग अगेन लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 -8 अल्फा क्यूब, और ये किसके बराबर है, -648 अल्फा, -648 अल्फा के, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से हो जाएगा, 8 8 64, 8 1 8, और अल्फा से कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा 81, और यहाँ पे एक वैल्यूज और आएगी अल्फा 0, और यहाँ अल्फा स्क्वायर 81 आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर टू +-9। तो एक यहाँ से आ जाएगा 0, क्योंकि अल्फा दोनों साइड है तो 0 की सेटिस्फाई करेगा। अल्फा कैंसिल करने के बाद अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 81, अल्फा स्क्वायर टू +-9 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 0 तो अपना नहीं है, और यहाँ कहीं कुछ कहा भी नहीं गया है, तो अगर 0 होता तो 0 पे ऑप्शन लगा देते, तो अदरवाइज 9 या -9 पे लगाएंगे, 9 और -9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many 3 by 3 matrices M with interest from 0 1 2 are there for which the sum of diagonal interest of M trace M is 5? ये कह रहा है कि M कितने तरीके के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं जिसके अंदर 0 1 2 ही केवल रखना है, जिसके लिए M ट्रेस और M का गुणा 5 हो। तो सबसे पहले M वाला मैट्रिक्स हम बना लेते हैं, M वाला नॉर्मली हम ले लेते हैं कोई भी ABCDEFGHI, और M ट्रेस इंटू M को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सबसे नहीं मतलब है, हमें इसके ट्रेस से मतलब है। तो इसके ट्रेस का जो सम होगा, इसके ट्रेस का जो सम होगा, वो लोग आप लोग निकाल लीजिएगा, वो नॉर्मली सारे लोगों का स्क्वायर आएगा, A² + B² + C² + D² + E² प्लस में F² प्लस में G² प्लस में H² प्लस में I², ये आएगा इसके सारे लोगों का सम। जैसे A11 यहाँ पर अगर है
तो A22 और A33 आप निकालोगे। केवल इन्हें ही निकालना है क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट से हमें काम है, तो इतना ज्यादा आपको सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई मतलब है नहीं। हमें डायगोनल से मतलब है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इससे आपका समय ही बचेगा। तो इसका सम कितना आना चाहिए? इसका सम आना चाहिए, इसका सम आना चाहिए 5। तो 5 आना चाहिए, और इसके अंदर क्या क्या हम रख सकते हैं, 0 1 2। तो आप नॉर्मली ऐसे समझो कि 0 1 2 रखना है, उसके बाद स्क्वायर होगा, उसके बाद 5 आना चाहिए। तो नॉर्मली एक बार तो हम सारे में एक रख देते हैं, एक बार सारे में एक रख देते हैं, ये 5 हो जाएगा, और सब में जीरो फिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो आपको बेसिकली हम लोग भर रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई में क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, हम लोग ये स्क्वायर में नहीं फिल कर रहे हैं, हम लोग एबीसीडी में फिल कर रहे हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब एबीसीडी में अगर ये फिल कर सकते हैं, ये 1 1 1 बाकी सब में भी जा सकते हैं, तो ओवरऑल इसको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? तो आपको पता है कि परमुटेशन में अगर टोटल लोगों को अरेंजमेंट करना है तो उसमें कुछ सेम है, तो वो टोटल अपॉन में जितने सेम है उतना फैक्टोरियल लगता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। और दूसरा क्या तरीका हो सकता है, और क्या क्या फिल कर सकते हैं? एक तो हो गया चारों का, पांचों का एक रख दें। और हो सकता है 4 + 1 5, तो किसी में दो रख देते हैं, तो किसी में अगर हम दो रख देंगे और किसी में एक रख देंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, सारे जीरो यहाँ पर रखने पड़ेंगे इस हिसाब से। तो सारे जीरो रखने पड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में कितना, दो, दो चार, दो छः, 7, 7 फैक्टोरियल, ये हो गया। ठीक। और कितने तरीके से हो सकता है? 3 + 2 5 हो सकता है, क्या 3 हम बना सकते हैं? 3 बना ही नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो कोई नंबर हम यहाँ रखेंगे तो 3 बनेगा ही नहीं। तो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, टोटल नंबर ऑफ केसेस सही हो जाएंगे। 9 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल आप कॉमन ले लीजिएगा। और और कॉमन लेने से अच्छा आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर दो, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 × 8 मतलब 72। यहाँ वाले में कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ वाले में आ जाएगा 9 8 7 6 5, 9 8 7 6 तक करते हैं, और नीचे 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा 4 फैक्टोरियल मतलब 24। ठीक, 4 फैक्टोरियल मतलब यहाँ पे 24 बचेगा। 9 8 7 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 24 बचा। ये हो जाएगा 8 3 जा, ये हो जाएगा 2, 7 2 जा 14, ये आ जाएगा 126। तो यहाँ आ जाएगा 126 प्लस में 72, 60, 198। तो 198 हमारा आंसर आ जाए। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहा है 3 by 3 मैट्रिसेस है M and N, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें आपको ये चेक करना है कि सारे मैट्रिसेस जो यहाँ पे दिए गए हैं वो सिमेट्रिक है या इसके सिमेट्रिक है। तो बेसिकली इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आता होगा कि जो एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ते थे, A+A' को हम लोग प्रूव करना था ये सिमेट्रिक है या इसको सिमेट्रिक है, या A' B ए इसको इसको सिमेट्रिक या सिमेट्रिक प्रूव करना था, ऐसे वाले क्वेश्चन है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही, एक बढ़िया सा सुंदर सा प्रोसीजर है, जैसे एनसीईआरटी में हम लोग प्रूव करते हैं वैसे यहाँ भी प्रूव करेंगे। ठीक है, एकदम सेम वैसे ही प्रूव करेंगे। क्या करेंगे अपन, देखिए आपको करना क्या है, सिर्फ आपको जो भी मैट्रिक्स को प्रूव करना है उसे सी मान लेना है। जैसे इस वाले मैट्रिक्स को क्या प्रूव करना है कि इसे ये सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक होगा, या चेक करना है जब एम सिमेट्रिक होगा और या एम इसको सिमेट्रिक होगा। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में, सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी में, लास्ट एक्सरसाइज में होता है मिसलेनियस वगैरह में। तो ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक होगा या इसके सिमेट्रिक होगा जब एम सिमेट्रिक होगा या इसको सिमेट्रिक होगा। तो हम लोग पहले वाले ऑप्शन को करते हैं, मान लेते हैं एम एक सिमेट्रिक है, एम सिमेट्रिक है, तो एम इक्वल टू एम डैश हो जाएगा। और हमें ये प्रूव करना है कि एन डैश एम एन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ये हम चेक करते हैं। ये कह रहा है होगा, जब एम सिमेट्रिक होगा तो ये सिमेट्रिक होगा, तो दोनों साइड डैश ले लेते हैं। स्टेप एकदम सिंपल है कि आपको जिसे भी चेक करना है उसे सी मान लो या कोई अदर मैट्रिक्स मान लो, और उसके बाद दोनों तरफ डैश ले लो। तो एन डैश एम एन डैश, तो ये आ जाएगा एन डैश एम एन डबल डैश, उल्टा ये ट्रांसपोज उल्टा जाएगा ना, और एन डबल डैश क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। आपको पता है ना, ए बी का अगर डैश आप ले लेते हो तो ये बी डैश ए डैश होता है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या पता है कि एम इक्वल टू एम डैश है, एम इक्वल टू एम डैश है, कोई दिक्कत नहीं है। और सी डैश इक्वल टू हमारा पुराना ही मैट्रिक्स आ गया, यहाँ देखिए सी डैश इक्वल टू जो हमने मैट्रिक्स मानी थी वही अगेन फिर से आ गया है। तो इसको हम सी के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? तो सी डैश बराबर सी आ गया, तो सी क्या हो गया, सी सिमेट्रिक हो गया कि नहीं? सी सिमेट्रिक हो गया, मतलब ये वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो गई। तो इसका मतलब ये तो सही कह रहा है कि जब एम सिमेट्रिक होगा तो ये सिमेट्रिक होगा। इसको सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो हम लोग मानेंगे कि एम एक इसको सिमेट्रिक है, तो एम बराबर माइनस एम डैश इसकी हुए। और हमें ये प्रूव करना है कि जो एन डैश एम एन है ये भी इसको सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम दोनों तरफ डैश ले लेंगे।
तो ये एन डैश एम, एन का डैश हो जाएगा एन डैश एम डैश। यहाँ पर जो एम डैश यहाँ पे लगेगा, सॉरी, यहाँ पे जब एन डैश ये डैश जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, तो एन डैश एम डैश जो है वो एम के बराबर है, तो यहाँ पे एम के बराबर होगा और ऐसे हो जाएगा। ठीक, आएगा वही चीज। अच्छा, यहाँ पे एम डैश हो गया और यहाँ पे एन डबल डैश हो जाएगा, फिर तो एन आ जाएगा। और एम डैश बराबर माइनस एम है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, बाहर ले लेते हैं एन डैश एम एन कर देते हैं। अब ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज, इसको तो हमने सी माना था, तो यहाँ सी लिख देते हैं। देखिए सी डैश इक्वल टू माइनस सी हो गया, इसका मतलब ये वाली चीज हमारी स्क्यू है। जब एम स्क्यू है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। जब एम सिमेट्रिक है तो वो सिमेट्रिक हो रहा है, और एम स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो रहा है। अब चेक करना है, एम एन माइनस एन एम इज स्क्यू सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस एम एन, एम एंड एन। तो हमें ये चेक करना है कि और एन जब एम और एन स्क्यू है, मतलब सिमेट्रिक है, तो एम एन माइनस एन एम जो है वो हमेशा सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक। हम्म, ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये चेक करना। तो एम एन अगर सिमेट्रिक है तो एम बराबर एम डैश, एन बराबर एन डैश, ये हो गई। अब इसे चेक करना है तो हम सी मान लेंगे, दोनों तरफ सी डैश ले लेंगे, क्योंकि हमें डैश लेने के बाद ही पता लगेगा कि सी डैश बराबर माइनस सी आ रहा है कि सी डैश बराबर सी आ रहा है। उसी से हम चेक कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है, इसके सिमेट्रिक है। तो एम एन माइनस एन एम यहाँ लिख सकते हैं। ये जो डैश है ये दोनों पे जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस में बी डैश। ये हो जाएगा एम एन का डैश माइनस एन एम का डैश। ठीक है, डैश। ये हो जाएगा एन डैश एम डैश एम डैश एन डैश। ठीक। अच्छा, अभी अभी हमें पता है कि एम बराबर एम डैश है, एन बराबर एन डैश है, तो दोनों को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हम ट्राई करेंगे कि इसकी तरह ये बने। ठीक है, तो सारे डैश हटाएंगे, एन एम हो गया, एम एन हो गया। अब हमारा ओरिजिनल था एम एन माइनस एम एन, एम एन माइनस एन एम था, तो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा एम एन माइनस एन एम, और इसी को हमने सी माना था, तो ये ओवरऑल आ जाएगा माइनस सी। सी डैश बराबर माइनस सी आ रहा है, तो मतलब ये चीज तो सही है कि ये इसके सिमेट्रिक ही होगा, जब ये सिमेट्रिक होगा ये दोनों। ठीक, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। उसके बाद कह रहा है कि एम इंटू एन इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस एम एन। ये भी आसान है, देखिए, ये कह रहा है एम एन एक सिमेट्रिक होगा जब एम और एन सिमेट्रिक होगा। देखिए, फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस एम एन, ये तो बहुत आसान है। आपको सी बराबर एम एन मान लेना है, सी डैश मान लेना है, एम एन का होल डैश, ये हो जाएगा एन डैश एम डैश। और आपको पता है कि एम एन सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे एन एम लिख देंगे, और यहाँ पे सी डैश लिख देंगे। देखिए, सी डैश बराबर एन एम आ रहा है, सी डैश बराबर एन एन एम आ रहा है, और हमारा तो सी एम एन के बराबर था, तो ये सी डैश बराबर सी नहीं हो पाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है कि ये सिमेट्रिक बन पाएगा, ये ऑप्शन ही गलत है। उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, एडजॉइंट ऑफ एम इंटू एन, एडजॉइंट ऑफ एन इंटू एडजॉइंट ऑफ एम होता है। ये अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने लिखवाया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। ये दोनों आपको पता लग गया, और बाकी पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए और बी। ठीक, इस पर आता है, इस वाले क्वेश्चन पे। देखिए, लेट एम इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स यहाँ दिया गया है, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, अब इसमें एक चीज हमें दिख रही है कि एडजॉइंट के सारे एलिमेंट हमें पता है, लेकिन इसके डिटरमिनेंट के ए और बी नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे और इससे कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ए और बी वाला एलिमेंट आ जाएगा, एकदम सिंपल से। तो अपन क्या करेंगे, ये वाला जो एम मैट्रिक्स है एम, इसमें जैसे ये वाला ए है, ए कब मिलेगा, ए मिलेगा जब हम लोग का ये पहले वाले मैट्रिक्स, पहले वाले एलिमेंट का कोफैक्टर जहां पर होगा, पहले वाले एलिमेंट का कोफैक्टर जहां पे होगा। जैसे अगर हम लोगों ने इसका एडजॉइंट निकालने का कोशिश किया, तो ये कैसे दिखेगा, इसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होगा, तो यहाँ C11 आएगा, यहाँ C22 आएगा, यहाँ C23 आएगा, और जो यहाँ पर था वो यहाँ पर चला जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 2, यहाँ पे आ जाएगा
ये वाला एलिमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 1, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 3, ऐसे। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ एम। तो हम लोग ट्राई करते हैं, C11 का मान हमें पता है -1 है, तो C11 का मान हमें पता है -1 है। तो C11 हम निकाल लेते हैं, ये जीरो वाले एलिमेंट का होगा। तो जीरो वाले एलिमेंट का हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आएगा -1 की पावर i+j। तो उसके बाद M11 इक्वल टू -1, तो उसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा, M11 का आएगा 2 - 3b, 2 - 3b इक्वल टू -1। ये आ जाएगा 3 = 3b, और b बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, b यहाँ से आ गया 1। ठीक है, ये वाला एलिमेंट यहाँ से हटा दिए। अच्छा, a कब मिलेगा? जब ये a मिलेगा जब a बचा रहेगा। तो ये बचे बचे रहने के लिए हमें कौन सा कोफैक्टर लेना पड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। तो काम करते हैं, अगर हम इस एलिमेंट का भी लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, इस एलिमेंट का अगर कोफैक्टर लेते हैं, मतलब C22 का मान। C22 का मान हमें पता है -6 है, और C22 का मान हम लोग निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, हटेगा, और यहाँ आएगा प्लस, -i⁻1 प्लस i+j। और जब हटेगा तो ये आ जाएगा, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 0 आएगा, माइनस में 3 a आ जाएगा, और ये आ जाएगा -6। -3 इक्वल टू -6, ए बराबर आ जाएगा 2। ठीक, ये आसानी से ऐसे निकल जाएगा। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, आपको सिंपली पता है कि अगर इसका एडजॉइंट पता है तो इसका एडजॉइंट एक्चुअली में होता कैसे है, वहां से कंपेयर कर देना है। तो a+b 3 के इक्वल होगा, ये चीज तो सही है। उसके बाद कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम स्क्वायर। तो इस पर हम लोग देखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम स्क्वायर इक्वल टू 81 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज पहले बताते हैं कि एडजॉइंट ऑफ एम का स्क्वायर जो है, एडजॉइंट ऑफ एम के होल स्क्वायर की पहली बात तो इक्वल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और इसी का हमें डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम का होल स्क्वायर, कि मैट्रिक्स अंदर है उसका स्क्वायर है तो बाहर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम, डिटरमिनेंट ऑफ एम की पावर n-1, n का मान 3 है तो ये हो जाएगा 2, बाहर में 2 था ही, तो डिटरमिनेंट ऑफ एम हो जाएगा 4। ठीक, अब डिटरमिनेंट ऑफ एम हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो डिटरमिनेंट ऑफ एम हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 1 a एम वाली मैट्रिक्स किधर है, आगे करते हैं। 0 1 a की जगह आ गया था 2, 1 2 3 3b1, 1 2 3, 3b की जगह 1, 3b1, ऐसे तो इस वाले लाइन के बाद निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ एम। ये आ जाएगा -1, हट जाएगा, 1 - 9 -8 प्लस में 2, ये आ जाएगी ये 1 - 6 -7, 1 - 6 -5, सॉरी, ये आ जाएगा -8 -10, आ जाएगा -2। तो -2 आ गया डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट एम की पावर 4 कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एम की पावर 4 -2 की पावर 4, ये आ जाएगा 16। 16 तो 81 के इक्वल नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक, उसके बाद वाला देखते हैं, इफ एम इंटू अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 1 2 3, देन अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये कह रहा है कि एम इंटू अल्फा बीटा गामा बराबर 1 2 3 है। तो ये कह रहा है अल्फा माइनस बीटा प्लस में गामा जो है वो 3 के बराबर होगा, तो इसे तो हम लोग चेक करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ एम हमें पता है, और डिटरमिनेंट ऑफ एम भी हमें पता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों साइड एम इनवर्स ले लेते हैं, और ये अल्फा बीटा गामा ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा एम इनवर्स 1 2 3, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ एम अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ एम। एडजॉइंट ऑफ एम की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, -1 1 -1, 8 -6 2, -5 3, -8 -6 2, -5 3, -1, ये आ जाएगा 1 अपॉन में -2 डिटरमिनेंट, और ये आ जाएगा 1 1 2 3। ठीक,
इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/-2 ऐसे रहने देते हैं, इसको केवल मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा -1 + 2, 1 -3 -2, उसके बाद 8, 12 8 20, 6 26, यहाँ हो जाएगा -5 + 6 -1 -3 -4। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा था, यहाँ हो जाएगा -1 13 -2। ठीक, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमें एक बार में आ गई। तो अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा अगर हम निकालेंगे तो अल्फा -1 माइनस बीटा मतलब 13 प्लस में गामा, तो गामा की वैल्यू है कितनी, -2। तो हो जाएगा -15 -16 हो जाएगा, तो 3 के बराबर तो नहीं आ रहा है, 3 के बराबर तो नहीं आ रहा, तो ये गलत हो जाएगा। इस वाले में देखते हैं एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ एम की जगह क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ, यहाँ पे कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ एम का होल इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स। ठीक है, एक नया पेज ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स इक्वल टू -m है। तो ये यहाँ LHS का देख लेते हैं एक बार। एडजॉइंट ऑफ एम की जगह हम लोग लिख सकते हैं एम इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ एम, ऐसे। प्लस में इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं एम इनवर्स, एम इनवर्स का इनवर्स। ठीक है, इस वाले का इनवर्स, और डिटरमिनेंट ऑफ एम इनवर्स। उसके बाद इसमें ये इनवर्स है तो ये इनवर्स अंदर जा सकता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ एम इनवर्स और इसका डबल इनवर्स होगा एम, प्लस में ये वाली चीज जो है, ये वाली, ये 1/m डिटरमिनेंट ऑफ एम हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एम डबल इनवर्स एम। ठीक, और ठीक है, ये दोनों वही चीज हो गई, 1/डिटरमिनेंट ऑफ एम, 1/डिटरमिनेंट ऑफ एम, एम प्लस में 1/डिटरमिनेंट ऑफ एम, एम हो जाएगा 2/डिटरमिनेंट ऑफ एम, एम यहाँ आ जाएगा 2/में -2, एम कैंसिल हो जाएगा तो -m आ जाएगा, मतलब ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी आपका सही है, a + b भी 3 था, तो ये सी और डी ऑप्शन सही है आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर अल्फा बीटा एंड गामा भी रियल नंबर्स, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपको यहाँ से ऑप्शंस मैच करने हैं। तो सबसे पहले एक बार ऑप्शन को देखते हैं, ये तो क्रैमर्स रूल वाला क्वेश्चन हो गया। ये कह रहा है कि बीटा इक्वल टू 1/2 7 अल्फा -3 है, एंड गामा इक्वल टू 28 है। ठीक, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, डेल्टा ही निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एक ऑप्शन ऐसे, अगर सब में बीटा इक्वल टू इतना आ रहा है और बीटा इसके डेल्टा में ही प्रेजेंट होगा, हाँ ये है, तो यहाँ से एक कंडीशन निकल के आएगी। ठीक है, डेल्टा एक बार निकाल लेते हैं, 1 2 1 1 0 अल्फा 2 -3 बीटा, ये आ रही है। ठीक, अब इसका डेल्टा अगर हम निकालेंगे तो डेल्टा कुछ आएगा, एक मिनट हम देख लेते हैं। तो 1, ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 3 अल्फा -2 बीटा -2 अल्फा, प्लस में 1 -3, ये आ जाएगा 3 अल्फा -2 बीटा प्लस में 4 अल्फा माइनस में 3। ठीक है, ये आ जाएगा 3 अल्फा -2 बीटा, 3 अल्फा 7 अल्फा -2 बीटा माइनस में 3। एक बार अगर इसे 0 के इक्वल करें तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर बीटा निकालना चाहें हम, तो ये आ जाएगा 7 अल्फा -3 अपॉन में 2 अल्फा इक्वल टू बीटा, अपॉन में 2 अल्फा नहीं, अपॉन में 2 इक्वल टू बीटा। ठीक, 7 अल्फा -3 अपॉन में 2 इक्वल टू बीटा। तो अगर बीटा इक्वल टू ये होगा तो जाहिर सी बात है इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, क्योंकि हमने 0 इक्वल किया था। ठीक है, तो ये कह रहा है बीटा इक्वल टू अगर ये होगा एंड गामा इक्वल टू 28, गामा तो यहाँ पर प्रेजेंट है D1 D2 D3 में, तो अगर बीटा ये होगा तो यहाँ से पता चल गया, पहली बात तो डेल्टा 0 होगा। ठीक है, गामा अगर 28 के बराबर होगा, तो गामा अगर 28 के बराबर होगा तो डेल्टा 1, डेल्टा 1 अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 7 11, गामा की जगह हम लोग 28 रख देंगे, उसके बाद 2 0 -3 रखेंगे और 1 अल्फा बीटा रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो गामा अगर 28 रखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, इसका डेल्टा 1 भी 0 आ जाएगा, और इसी तरीके से आप डेल्टा 2 निकालेंगे वो भी 0 आ जाएगा, और डेल्टा 3 भी निकालेंगे आप वो भी 0 आ जाएगा।
ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हो। डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री इसका जीरो आ जाएगा, इसलिए इसका जो है ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएगा, क्योंकि डेल्टा इसका ऑलरेडी जीरो आ चुका है। ये कह रहा है कि अगर बीटा इसके बराबर है तो डेल्टा जीरो हो गया, और डेल्टा जीरो हो गया उसके बाद गामा 28 रखे, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री आप निकालेंगे तो आप डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री तीनों जीरो आ जाएगा, इसलिए इसका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद वाला ऑप्शन कह रहा है अगर ये इसके इक्वल है और गामा 28 के इक्वल नहीं है, तो इसके इक्वल है तो डेल्टा जीरो हो चुका है। गामा 28 के इक्वल नहीं है तो गामा 28 रखने पे तीनों अगर जीरो आ रहा है, तो गामा 28 नहीं रखेंगे तो तीनों इक्वल जीरो नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का सेकंड है, फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का सेकंड कौन से ऑप्शन में, इसमें और इसमें है, ये दोनों तो गलत हो गए, तो पहले और दूसरे में चेक करेंगे। और इसका लास्ट वाला ऑप्शन आपका देखो सही है, दोनों का सेम है, तो इसका मतलब है हमें थर्ड ऑप्शन अगर हम वेरीफाई कर लिए तो उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। तो आर का वन और आर का फाइव दे रहा है, तो आर में कह रहा है बीटा नॉट इक्वल टू वन बाई टू सेवन अल्फा माइनस थ्री, वेयर अल्फा इक्वल टू वन। देखो बीटा अगर इसके इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहली बात है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि बीटा इसके इक्वल है ही नहीं, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। उसके बाद कह रहे हैं अल्फा अगर आप वन रखते हो, अल्फा अगर आप वन रखते हो और गामा 28 नहीं रखते हो, तो इसका तो यूनिक सॉल्यूशन तो पहली बात आ चुका है। ठीक है, इसका यूनिक सॉल्यूशन हम कह सकते हैं इस वाले का। उसके बाद यूनिक सॉल्यूशन अगर हम कह सकते हैं, और पांचवा, क्या पहले का पांचवा हो सकता है, तो पहले का पांचवा हो सकता है, मतलब आर का पांचवा हो सकता है। एक बार हम लोग पांचवे वाले ऑप्शन पे इसमें पुट करके देखते हैं कि अल्फा वन अगर हम रख दिए, एक्स माइनस फिफ्टीन और वाई फोर और जेड जीरो, एक्स माइनस फिफ्टीन यहाँ पर एक बार तीनों ऑप्शन में रखने की कोशिश करें, एक्स माइनस फिफ्टीन तो ये हो जाएगा माइनस थर्टी, माइनस थ्री वाई मतलब माइनस ट्वेल्व, और उसके बाद जेड जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, और गामा कह रहा था 28 नहीं है, तो गामा 28 नहीं है, एक मिनट, वाई का मान चार, गामा 28 नहीं है, ये तो हो जाएगा गामा, तो ये हो जाएगा माइनस 42, तो गामा 28 नहीं है तो मतलब माइनस 42 तो हो सकता है। चलो दूसरे ऑप्शन में ये वाला रख के चेक करते हैं, ये वाला। तो माइनस 15, माइनस 15 प्लस में टू आई मतलब 8, ये हो जाएगा 7, ये तो 7 के इक्वल, ये -7 आ रहा है, ये -7 आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत है, ये वाला ऑप्शन तो गलत है। ठीक, क्योंकि इस वाले ऑप्शन को रखने से सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है। -15 4 और जीरो, तो -15 4 जीरो, -15 4 और जीरो रखने पे ये तो -7 आ रहा है, इधर 7 है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद बचेगी वाली बात, तो इसको हम लोग रख देते हैं 11 -2 और जीरो, तो 11 इस वाले में देखते हैं, 11 दूनी 22, उसके बाद -2 मतलब हो जाएगा +6, ये हो जाएगा +6, और जेड जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 इक्वल टू गामा, गामा 28 आ रहा है, ये कह रहा था गामा 28 नहीं है थर्ड वाला, तो गामा 28 नहीं है और इसमें गामा 28 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा इसके लिए। तो हमारा जो इसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था वही सही है। ठीक है, हमने इसे चेक करने के लिए किया है, यूनिक सॉल्यूशन तो आएगा ही। ठीक, और इस केस में जो गामा 28 आ रहा है, जब गामा 28 आ जाएगा तो ये वाला ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा, एस का 4, क्योंकि हमारा गामा इसके पहले वाले में 28 नहीं आ रहा था, दे नहीं रहा था, और ये गामा 28 है, और ये ऑप्शन अगर हम रख देंगे तो सारे सेटिस्फाइड हो जाएंगे बाकी ऑप्शन में रखने के बाद। इस क्वेश्चन को देखते हैं, एम इक्वल टू ये लिखा है, एम इक्वल टू बेसिकली एक मैट्रिक्स दिया गया है और अल्फा आई प्लस बीटा एम इनवर्स के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, और उसके बाद लिखा गया अल्फा इक्वल टू अल्फा थीटा, बीटा इक्वल टू बीटा थीटा, मतलब अल्फा इक्वल टू सम थीटा का फंक्शन, बीटा इक्वल टू सम थीटा का फंक्शन दिया है, और आई टू बाई टू का मैट्रिक्स है, थोड़ा काम आसान हो गया है कि टू बाई टू का है। इफ अल्फा स्टार इज द मिनिमम ऑफ द सेट, तो अल्फा स्टार क्या कह रहा है, इस वाले सेट का मिनिमम वैल्यू है, मतलब जो अल्फा थीटा आएगा उसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, और जीरो से टू पाई के बीच में एंगल रखने हैं। बीटा थीटा का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो बीटा स्टार हो जाएगा, तो अल्फा स्टार और प्लस बीटा स्टार निकालना है, मतलब इसका मिनिमम और इसका मिनिमम निकालना है। तो ये काम करते हैं, नॉर्मल सी बात है कि अल्फा थीटा और बीटा थीटा निकालते हैं, शायद ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में आएगा और उसका मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये सिंपल सा काम हो सकता है। सबसे पहले तो ये वाली चीज देखिए, अल्फा थीटा और बीटा थीटा निकालने के लिए आपको आपको इनवर्स, आप सोचेंगे इसका इनवर्स निकाल के लाओ मैं इसमें रख दूं, उसके बाद अल्फा वो कंपेयर कर दूं, तो ये बहुत ही लेंथी चला जाएगा। आप ये मैट्रिक्स को इसकी तरह थोड़ा एनालाइज कीजिए, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरह कुछ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ एम इनवर्स अगर इसे मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फा एम प्लस में बीटा एम इंटू एम इनवर्स हो जाएगा आई। ठीक है, अब टू बाई टू का मैट्रिक्स है तो ये स्क्वायर में आ रहा है, क्वाड्रेटिक में, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरह बिहेव कर रहा है, ध्यान से देखिए।
और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2/2 का कैसे दिखता है? ये कुछ ऐसे दिखता है, ए स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 0। ये दिखता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये ध्यान रख रही है। ठीक, तो यहां से हम लोग अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, और बीटा की इक्वल टू क्या हो गई, बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक, ऐसे। तो ट्रेस ऑफ ए अल्फा हो गया, तो अल्फा अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए, मतलब यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा ट्रेस ऑफ एम, और बीटा इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट ऑफ एम, क्योंकि हमारा यहाँ मैट्रिक्स एम है, एम के फॉर्म में। ये आपको याद रखना है। ठीक, तो ये हो जाएगा अल्फा साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस टू द पावर 4 थीटा। आप ये वाली चीज अगर मेंस का आप एग्जाम दिए हो तो ये वाली चीज बहुत ही आपको फैमिलियर मिलती होगी। ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता ही है, इसमें दिमाग लगाना नहीं है। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा ऐसे बाई 2। ठीक, ये अल्फा आ गया। अब इसका मिनिमम निकालना आसान है क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद बीटा निकाल लेते हैं। बीटा 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 क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ एम है। बीटा अगले पेज में निकालते हैं। पहले तो अल्फा के बारे में लिख लेते हैं, 1 - 1/2 साइन टू द पावर 4 थीटा। बीटा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ एम है, इसके बारे में माइनस डिटरमिनेंट ऑफ एम। तो बीटा एक्चुअली में यहाँ निकाल के हम लोग कॉपी कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ एम आ जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस में 1 - 1 -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस में ये वाली चीज ये और ये मिलके 1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2, और अंदर हो जाएगा ये माइनस में है, सारे माइनस 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 माइनस। ठीक है, सारे माइनस में है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे। ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस माइनस +2 प्लस साइन टू द पावर 4 स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हमें ये दिख रहा है कि ये अगर टी मान लिए तो ये टी स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा, तो इसको हम लोग आगे करते हैं। माइनस डिटरमिनेंट ऑफ एम है, तो बीटा इक्वल टू माइनस, इसके अंदर आया था साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा, उसके बाद +2 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे। ये हो जाएगा माइनस, अगर हम लोग इसको टी माने तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 मिनट के लिए इसे टी मानते हैं और ये टी स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा। या तो हम लोग, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा ऐसे। ठीक, ठीक है, इसे हम लोग बाद में यूज करेंगे, इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसका मिनिमम निकालने का ट्राई करते हैं। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में टी, और इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, तो टी हाफ के स्क्वायर से ऐड, हाफ के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा टी प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, हाफ 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 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो +2 -1/4 ऐसा कुछ, माइनस टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 7/4 ऐसे। ठीक, अब क्या करेंगे, टी की जगह हम लोग ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 2 थीटा बाई 4 रख सकते हैं, या तो हमें पता है कि टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो टी की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये टी है, तो टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1, उसके बाद 1/4, अगर 1/4 कर दिए साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 0, 1/4। ठीक, अब इसी को टी माने थे, तो टी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, अब हमें चाहिए क्या, टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो टी प्लस 1/2, तो टी प्लस 1/2 हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 करेंगे तो 4, 3/4, उसके बाद इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे तो टी प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4, 9/16
उसके बाद +7/4 कर लेंगे तो t+1/2 का होल स्क्वायर, प्लस में 7/4 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8/4, तो ये आ जाएगा 2। 7/4 करेंगे तो 16, ये हो जाएगा 16। 9 + 28, 9 + 37, 37/16 आ जाएगा। क्योंकि इसके बाहर पे माइनस लगा, इसको भूलेंगे नहीं। तो ओवरऑल अगर हम माइनस इसमें कर देते हैं इस वाले पूरे चीज में, जो कि बीटा है, तो ये हो जाएगा -37/16, -2। ठीक। तो ये वाली पूरी चीज बीटा है, तो बीटा की मिनिमम क्या आ जाएगी? तो बीटा मिनिमम ही बीटा स्टार था, आ जाएगा -37/16। ठीक है। अभी हम लोग केवल बीटा की मिनिमम निकालें। अभी हम लोग केवल बीटा की मिनिमम निकालें। अल्फा की मिनिमम निकाल लेंगे। 1 - 1/2 sin की पावर 4 थीटा। तो अल्फा इक्वल टू 1 - 1/2 sin टू द पावर 4 थीटा। 4 थीटा ही था। एक मिनट। अल्फा 1 - 1/2 sin² 2 थीटा था। sin² 2 थीटा है। sin² 2 थीटा है। ठीक। sin² 2 थीटा है। sin² 2 थीटा है। तो आपको पता है कि sin²2 थीटा नॉर्मली, क्योंकि स्क्वायर है तो 0 से 1 के बीच में रहेगा। इसमें हाफ अगर कर देंगे या माइनस हाफ से गुणा कर दो, माइनस हाफ से, तो ये हो जाएगा -1/2, 0। अब +1 कर देंगे। ये चीजें तो आपको रेंज वाले चैप्टर में पढ़ाई गई होंगी। सिंपली तो 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। इसका मिनिमम क्या आ जाएगा? अल्फा स्टार। अल्फा स्टार आ जाएगा 1/2। और बीटा स्टार क्या आ गया था? -37/16। अगर हम लोग अल्फा स्टार प्लस में बीटा स्टार अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 -37/16, ये आ जाएगा 16। हो जाएगा 8 -37। 17 में से 8 गया 9, -29/16, ये आ जाएगा। ठीक। अल्फा स्टार प्लस में बीटा स्टार। तो अल्फा 29/16 है। ठीक है। ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए सबसे पहली बात। और दूसरी चीज, इसमें रेंज निकालने का जो कॉन्सेप्ट है आप लोग पढ़े होंगे मेंस वगैरह में, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालने का बहुत ही सिंपल मैनिपुलेशन होता है। या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दो, एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाओ, उसका जो भी रेंज होता है 0 से या 0 से बड़ा होता है, उसके बाद हम लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो P इज अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट P ट्रांसपोज इक्वल टू P ट्रांसपोज, मैं ट्रांसपोज डैश लगा रहा हूँ, 2P + I। ठीक। उसके बाद देन देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स जो 0 0 0 ना हो, मतलब नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स हो, सच दैट Px इक्वल टू 0। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा? देन देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स, ये कह रहा है कोई कॉलम मैट्रिक्स ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए Px 0 के बराबर होगा, Px बराबर x होगा, Px बराबर 2x होगा, Px बराबर -x होगा। तो सबसे पहले तो ऐसी जब भी कैलकुलेशन या जब भी रिलेशन आपको आए, तो आप ट्राई करो कि एक बार, मतलब इसमें जैसे डैश है, अब इसका डैश हटाओ और फिर से डैश की वैल्यू यहाँ रख दो। जैसे दोनों तरफ एक बार डैश ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं दोनों साइड। तो ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा 2P + I का डैश। ये हो जाएगा 2P का डैश प्लस में I डैश, यहाँ हो जाएगा 2P डैश। ठीक है। नंबर से तो कोई मतलब है नहीं, I डैश का I आ जाएगा। अब 2P डैश की जगह हम लोग फिर से वही यूज कर लेंगे, यहाँ वाली चीज, 2P + I। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि P डैश का काम ही खत्म हो जाएगा, तो हमें हमें कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा P में। तो ये हो जाएगा P डैश इक्वल टू 2P + I था। ओके। ये हो जाएगा 4P प्लस में 2I प्लस में I आ जाएगा 3I, आ जाएगा P। अब यहां से हम लोग कर सकते हैं कि 3P इक्वल टू -3I। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, P इक्वल टू -I आ गया। ठीक। ध्यान से देखिए, P इक्वल टू -I आ गया। अब इसमें अगर हम नॉर्मली ये समझे कि अगर दोनों साइड नॉन जीरो मैट्रिक्स को, नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाला हो जाएगा Px = -x। देखिए, नॉन जीरो मैट्रिक्स से हम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो Px = -x आ जाएगा। और ये रिजल्ट डायरेक्ट आ रहा है, ये रिजल्ट डायरेक्ट आ रहा है। इधर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो i इंटू एक्स, आई इंटू एक्स, एक्स के ही बराबर रहेगा, माइनस इधर है
तो ये वाला तो रिजल्ट डायरेक्ट आ रहा है। पी एक्स बराबर 2x नहीं हो सकता इस हिसाब से, क्योंकि अगर पी एक्स बराबर माइनस एक्स आ चुका है तो पी एक्स बराबर एक्स के बराबर भी नहीं होगा। पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, पी एक्स इक्वल टू जीरो तो नहीं हो सकता है फिर। ये भी ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन ही सही है, पी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि पी एक्स बराबर हमारा माइनस एक्स के बराबर आ रहा है। ठीक है, ओके। लेट ए बी सी बी थ्री रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस 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 ओके। लेट ए बी सी बी थ्री रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस, तो हम लोग ये वाली मैट्रिक्स अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखें डायरेक्ट में, तो ये हो जाएगा ए प्लस एट बी प्लस में सेवन सी, उसके बाद नाइन ए प्लस में टू बी प्लस में थ्री सी, सेवन ए प्लस में सेवन बी प्लस में सेवन सी, ये आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड अगर मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड में, एक मिनट ये कौन सा ऑर्डर है, ये वन बाई थ्री का, ये थ्री बाई थ्री का, तो वन बाई थ्री का आएगा, तो ये बेसिकली ऐसे लिखना है हमें। ठीक है, बेसिकली ऐसे लिखना है, तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेना, एट, ये मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सा इस कॉलम के फॉर्म में लिख दिया, इसे आप लोग रो में लिखना है। जैसे ए प्लस एट बी प्लस में सेवन सी, नाइन ए प्लस टू बी प्लस में थ्री सी, सेवन ए प्लस सेवन बी प्लस सेवन सी। ठीक, और ये किसके इक्वल है, जीरो जीरो जीरो, मतलब ये तीनों जीरो के इक्वल। और बी का वैल्यू दिया है तो ए प्लस एट बी प्लस में सेवन सी अगर जीरो के इक्वल है, यहाँ बी कितना है, सिक्स है, ये देखिए बी आपको सिक्स दिया है, बी सिक्स रख देंगे तो ये 48 हो जाएगा, तो ए प्लस सेवन सी इक्वल टू माइनस 48 आ जाएगा। तो इसमें तो हम लोग लगभग सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ये वाली चीज अगर हम लोग करें तो ये आ जाएगा नाइन ए, और ये 12 हो जाएगा, तो थ्री सी इक्वल टू माइनस 12। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस सेवन सी इक्वल टू माइनस 48, ए प्लस सेवन सी इक्वल टू माइनस 48, नाइन ए प्लस थ्री सी, नाइन ए प्लस, नाइन ए प्लस थ्री सी इक्वल टू माइनस 12, नाइन ए प्लस थ्री सी इक्वल टू माइनस 12। ठीक, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ऊपर वाले को नाइन से मल्टीप्लाई करके हम लोग घटा देंगे, तो इस वाले को अगर नाइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो नाइन ए प्लस में 63 सी, और ये हो जाएगा नाइन एट जा 72, नाइन एट जा 72, 43, ये हो जाएगा -432। ठीक है, एक मिनट, कोई गलती तो नहीं हो रही, ये जीरो इक्वल है। ठीक है, ठीक, तो इसको हम लोग कटा देंगे, माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -60 सी, ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो टू टू हो जाएगा जीरो, तीन में से एक या दो चार, ये प्लस में रहेगा। ठीक है, माइनस, ठीक, तो ये हो जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -7। अगर -7 ये आ जाएगा तो ए प्लस सेवन सी इक्वल टू -48 था, तो ये हो जाएगा -49, -48 प्लस में +49, ए वन आ जाएगा, ए वन बी सी आ गया है, बी हमारा सिक्स है, तो सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब क्या करना है, क्योंकि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, तो अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस है, तो इसको तो हम लोग रख ही सकते हैं, ये हो जाएगा। आप अगर देखेंगे तो ऐसी चीजें आपने मेंस में बहुत देखी होंगी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा होल टू द पावर एन, एन बराबर जीरो से लेके इनफाइनाइट तक है, तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू जीरो है, ए का वैल्यू वन है, बी का वैल्यू सिक्स है, सी का वैल्यू -7 है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो ये हो जाएगा -6, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो -49, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा क्या, सी बाई ए, ऐसे। तो हम लोग का सिग्मा वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा की पावर एन, एन जीरो से इनफाइनाइट है। आप नॉर्मली इसे देखेंगे तो ये इनफाइनाइट जीपी की तरह ही दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा वन में अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -6, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, -7।
इसकी पावर n है, आपको n जीरो से इन्फानाइट ले जाना है। ये कैंसिल हो जाएगा, पहला आएगा 1, दूसरा आएगा 6/7, तीसरा आएगा 6/7 का स्क्वायर, ऐसे ही जाता रहेगा इन्फानाइट तक। तो ए अपॉन में 1 - r लगाएंगे, ए अपॉन में 1 - r हो जाएगा 6/7, ये हो जाएगा 1/7, 1 अपॉन में 1/7, ये आ जाएगा 7। ठीक, ये आसान क्वेश्चन था, इसमें इन्फाइनाइट जीपी का रूल था, तो ये ध्यान दे सकते हो आप लोग। ठीक है, इस वाली ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलरली पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही दिख रहा है, क्योंकि ए बी सी थ्री रियल नंबर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप सेटिस्फाइड करवा लो। उसके बाद ठीक है, अगर आप इसे सेटिस्फाई करवाओगे तो ए बी सी ए बी सी जो भी आएगा वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस की तरह आपको जनरल सॉल्यूशन लेना है। देखिए, ए बी सी भी थ्री रियल नंबर जो इसको सेटिस्फाई करवा रहे हैं, तो अगर आप इसे लिखेंगे तो ये कैसे दिखेगा, ये आएगा a प्लस 8b प्लस में 7c, उसके बाद आएगा 9a प्लस में 2b प्लस में 3c, उसके बाद आएगा 7a प्लस में 7b प्लस में 7c। देखिए, और ये किसके इक्वल है, 0 0 0। ठीक, 0 0 0 के इक्वल। तो अगर आप इसे लिखेंगे तो ए प्लस 8b प्लस में 7c इक्वल टू 0, 9a प्लस में 2b प्लस में 3c इक्वल टू 0, 7a प्लस में 7c प्लस में 7a 7b 7c इक्वल टू 0। और क्योंकि कह रहा है कि इफ पॉइंट ए बी सी विद रेफरेंस टू ई सेटिस्फाई लाइज इन द प्लेन ऑफ दिस, इस प्लेन पे लाई कर रहा है। तो सबसे पहली बात है कि ये एक होमोजीनियस की तरह आप ट्रीट करेंगे, क्योंकि 0 0 0 इधर है, और ए बी सी को अगर आप जीरो ही मान लोगे तो ये क्वेश्चन ही कैंसिल हो जाएगा, कि एबीसी अगर जीरो है तो इसको सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है। देखो, ये सेटिस्फाई तो कभी नहीं होगा, एबीसी अगर जीरो है। इसका मतलब है कि ये वाले केस को आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की तरह ट्रीट करना है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की तरह ट्रीट करना है। तो इसमें से किसी एक को सी को या बी को या ए को लैम्डा या के मान के, ए और बी का उसका मान लैम्डा या के में लाना है। उसके बाद इसमें आप रखोगे तो आपको ए बी सी का वो वाला वैल्यू मिल जाएगा जो इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन का केस अगर ट्राई कर रहे हो तो हमें क्या पता कि कौन सा एबीसी इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम लोग जनरल मान के इसमें रखेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक चीज ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि इन तीनों इक्वेशन को जोड़ने पे एक कांस्टेंट नंबर आती है, उसको चेक करते हैं। ये हो गया 9 7 16 1 17, 8 2 10 7 17, 10 7 3 10 7 17, तो तीनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। ये आ जाएगा 17 a प्लस b प्लस c। ठीक, ये आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। हम c को लैम्डा मान लेते हैं, तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा। यहाँ से ये आ गया, और c को अगर लैम्डा माने हैं तो यहाँ पर आते हैं, a प्लस बी अगर माइनस लैम्डा है और इस वाली इक्वेशन में अगर लैम्डा रखेंगे तो a प्लस 8b इक्वल टू हो जाएगा -7 लैम्डा। c को हम लोग लैम्डा मान रहे हैं, इसको ध्यान में रखें। अब इस इक्वेशन को आप घटा दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -7b, साथ में से एक गया 6 लैम्डा, यहाँ आ जाएगा b इक्वल टू -6 लैम्डा/7। ठीक, अगर b इतना आ गया तो a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, b इक्वल टू, अच्छा a की वैल्यू निकालें, a इक्वल टू -लैम्डा - b, ये हो जाएगा -लैम्डा प्लस में 6 लैम्डा/7, ये हो जाएगा -लैम्डा/7। ठीक है, देखो a और b और c की वैल्यू रैंडम आ गई है। आपको ये दिक्कत आ रही होगी कि a b c की कौन सी वैल्यू लेंगे, तो इस तरीके से इसको अप्रोच करना है, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है ये होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस इक्वेशन में या तो 0 0 0 होता है या तो इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन होगा। 0 0 0 अगर हम लोग ले लेंगे तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन का केस का आंसर जो होता है वो जनरल सोल्यूशन में दिया जाता है, कि या लैम्डा मान के, आपकी मर्जी जिसे आप मानना चाहो। ठीक, तो ए की वैल्यू, सी को लैम्डा माने थे, ए का -लैम्डा/7, बी का -6 लैम्डा/7, ए का -लैम्डा/7, बी का -6 लैम्डा/7, और सी का आ जाएगा माइनस, सी को लैम्डा माने थे। और हमें ये वाली ये तीनों वैल्यूज किसको सेटिस्फाई कर रही हैं, इस प्लेन को, 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ से हम इस तीनों वैल्यूज को पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं और पता लग जाएगा वो कौन सा एबीसी था जो सेटिस्फाई कर रहा है। -लैम्डा/7 प्लस में वाई -6 लैम्डा/7, उसके बाद प्लस में जेड लैम्डा इक्वल टू 1, हो जाएगा -2 लैम्डा/7 -6 लैम्डा/7 प्लस में लैम्डा, ये हो जाएगा -8 लैम्डा/7 प्लस में लैम्डा, ये हो जाएगा -लैम्डा/7 इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू -7। लैम्डा अगर -7 आ गया तो एबीसी का मान आ जाएगा हमारा, एबीसी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा -1, बी हो जाएगा -6, सी हो जाएगा -7। ठीक, एबीसी का वैल्यूज आ गए तो फिर सेटिस्फाई कर रहा है प्लेन को।
तो 7a+b+c निकालना है। तो 7a+b+c, 7a का मान -1 है, b का मान -6 है, c का मान -7 है। ठीक है, ये हो जाएगा -7 -6 -7, साथ साथ 14 6 20 -20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, क्या मिस्टेक हुई है एक बार। तो यहाँ पे एक्चुअली में ठीक है, ऐसे ये चीज मैंने मेंशन नहीं की कि एक्स वाई जेड को एबीसी सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2a+b+c = 1। ठीक है, नॉर्मली वही चीज हुआ है, पर ये चीज आप ध्यान रखना कि एक्स वाई जेड को एबीसी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने रखा। λ-7 रखेंगे तो ये a1 आएगा। यहाँ पर एक मिस्टेक था, λ-7 रखेंगे तो a1 आएगा, λ-7 रखेंगे तो 6 आएगा, ये +6, ऑलरेडी वहां पे -1 है, ये केवल माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वैसे हम लोग सही कर लेते। 7 × 1 प्लस में 6 माइनस में 7, हो जाएगा 13 -7, आ जाएगा 6। 6 लास्ट ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। ठीक है, एक बार सारे क्वेश्चन को री दोबारा आपको करना है, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें। ठीक है।